Students, yesterday we have done topic transfer of capital assets, and today we are going to cover very important topic, certain transactions not regarded as transfer. This is the topic transfer which we have covered yesterday. Now we are going to start this topic, certain transactions not regarded as transfer. कुछ एक ऐसी transactions जिसको इनकम टैक्स में ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया. एक्चुअली होता क्या है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट डे 1 से समझाया था, इनकम टैक्स में जो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं, जब आप अपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हो किसी भी और के नाम पर, तो आपको कैपिटल गेन होगा और उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना होगा. तो इनकम टैक्स ने कुछ एक ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र ही नहीं माना, जो आज मैं टॉपिक आपको करवाने जा रही हूँ, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, कि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया. तो अगर आप ये कैपिटल एसेट दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करते हो, वो ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा, और जब ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया तो उस कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भी नहीं देना. ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ 1 बाय 1. वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको ट्रांसफ़र माना ही नहीं गया, और ट्रांसफ़र नहीं माना गया तो डेफिनेट सी बात है कि उस पर अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना है. 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल डिवीजन ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, जो फैमिली के नाम से बिजनेस कर रही है, उसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो को पार्टनर्स हैं और करता है, वो HUF के मेंबर्स होते हैं. और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास अपने बड़े सारे कैपिटल एसेट्स भी होते हैं. तो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डिवीजन हो रहा है, जिसको हम पार्टीशन कहते हैं HUF का, तो जो उसके कैपिटल एसेट्स हैं वो भी उसके मेंबर में बटेंगे. पूरा डिवीजन हो रहा है, पूरा डिवीजन कब होता है, मान लो एक HUF के 4 मेंबर्स हैं और चारों कहते हैं कि हमारे HUF का डिवीजन कर दो, और जो जितना भी कैपिटल एसेट है इस HUF के पास, हम चारों को इक्वल हिस्से में बांट दो. तो ये तो हो गया टोटल डिवीजन. एक होता है कि मान लो 4 मेंबर है, उसमें से एक कहता है मैं जाना चाहता हूँ, बाकी 3 कहते हैं नहीं हम तो HUF का बांट रहेंगे. तो वो चार मेंबर्स में से कोई एक HUF छोड़ के चला गया, मतलब पार्शियल डिवीजन हो गया. तो चाहे HUF का टोटल डिवीजन हो रहा है, चाहे पार्शियल डिवीजन हो रहा है, उसमें जो HUF के कैपिटल एसेट्स उसके को पार्टनर्स या कर्ता में बट रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र माना ही नहीं गया है. मैं आपको यही करा रही हूँ हम कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र माना ही नहीं जाता है. तो जब HUF का पार्टीशन हो रहा है, पार्टीशन होगा तो डेफिनेट सी बात है HUF के जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं उसके मेंबर्स के बीच में बटेंगे, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना गया. तो मेंबर को जो कैपिटल एसेट मिले, वो कैपिटल गेन है या लॉस है, उस पर कोई टैक्स देना ही नहीं है, क्योंकि उसको ट्रांसफ़र ही नहीं माना जा रहा. नेक्स्ट पॉइंट है एनी ट्रांसफ़र अंडर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट. अगर कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है किसी कैपिटल एसेट का, विल या इररिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू. इररिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है, जिसमें आप उसको वापस नहीं ले रहे हो. ठीक है, इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा. तो अभी तक हमने क्या क्या माना जिसको ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा. अगर HUF का डिवीजन होता है और उसके कैपिटल एसेट्स उसके मेंबर्स में बढ़ते हैं, उसको ट्रांसफ़र नहीं मानना. नंबर 2, अगर कोई भी किसी को इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत कोई गिफ्ट दे रहा है, उसको ट्रांसफ़र नहीं मानना. थर्ड है एनी ट्रांसफ़र बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी. ये एक मैंने एग्जांपल लिया, ये है एक सब्सिडरी कंपनी और ये है एक होल्डिंग कंपनी. अगर सब्सिडरी कंपनी कुछ ट्रांसफ़र कर रही है, किसको ट्रांसफ़र कर रही है, होल्डिंग कंपनी को, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा. 2 कंडीशंस है, वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. वो कंडीशंस क्या हैं, जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी होल्ड करे 100% कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी कोई भी कैपिटल एसेट अगर होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, उसे ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा. शर्त क्या है, होल्डिंग कंपनी के पास 100% कैपिटल हो सब्सिडरी कंपनी का. और दूसरी बात क्या है, द कंपनी टू हुम ट्रांसफ़र इज मेड, जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इन द अबव केस होल्डिंग कंपनी, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए.
तो मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी अपने कैपिटल एसेट होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही है, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कब? जब होल्डिंग कंपनी एक इंडियन कंपनी हो और नंबर 2 होल्डिंग कंपनी क्या होल्ड करे, 100% कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया तो कैपिटल गेन ही नहीं होगा, उसको टैक्स भी नहीं देना होगा। ठीक है, तो अब तक हमने 3 पॉइंट्स लर्न किए जिसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। चौथा है सेम यही है, बस यहाँ पर जो कैपिटल एसेट है वो होल्डिंग से जा रहे हैं सब्सिडरी के पास। यहाँ पर कैपिटल एसेट्स होल्डिंग, देखो एरो इस तरफ है, इस तरफ एरो का मतलब क्या है, नाउ द कैपिटल एसेट्स आर गिवन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी। अब इसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। एक कंडीशन तो कॉमन है कि होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के 100% कैपिटल हो। नंबर 2, जिस कंपनी को ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र सब्सिडरी कंपनी को हो रहा है, तो सब्सिडरी कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। जिस कंपनी को भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं कैपिटल एसेट, वो कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 5th पॉइंट। अगर अमालगमेशन हो रहा है, अमालगमेशन में एक कंपनी होती है अमालगमेटिंग कंपनी, जो दूसरे में अमालगमेट होने जा रही होती है, तो ये मैंने बनाया अमालगमेटिंग कंपनी और ये एरो इस तरफ है, मतलब ये कंपनी दूसरे में अमालगमेट होने जा रही है। तो अमालगमेशन में जब एक कंपनी दूसरे में मिलने जा रही होती है, तो उससे जो एसेट्स दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो ट्रांसफ़र नहीं माने जाएंगे। शर्त क्या है, अमालगमेटेड कंपनी जो एक नई कंपनी बनने जा रही है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर अमालगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी है तो कोई भी ट्रांसफ़र अमालगमेटिंग कंपनी से अमालगमेटेड कंपनी में हो रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ अमालगमेशन, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय शेयर होल्डर ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन टू अमालगमेटेड कंपनी। अब इसमें क्या है, अगर अमालगमेशन हो रहा है, अमालगमेशन में क्या मैंने आपको बताया था, एक कंपनी होती है जो दूसरे में मिलने जा रही है, अमालगमेट में होने जा रही है, तो ये कंपनी अमालगमेट होने जा रही है एक दूसरी कंपनी में। जो दूसरे में मिलने जा रही होती है वो होती है अमालगमेटिंग कंपनी, और जो बनती है कंपनी उसको कहते हैं अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, अगर जो अमालगमेटिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स के शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, अमालगमेटेड कंपनी के पास, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। शर्त क्या है, जो नई कंपनी बनती है वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और जो अमालगमेटिंग कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिल जाए। क्योंकि इस ट्रांसफ़र में हो क्या रहा है, जो अमालगमेटिंग कंपनी है वो अमालगमेट होने जा रही है, इसमें कैपिटल एसेट उधर गई, उसको हमने ट्रांसफ़र नहीं माना। जो जिन शेयर होल्डर के पास अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे, ठीक है, अब उनको उसके बदले में अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स दे दिए जाएं, तो इस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है वर्क ऑफ आर्ट का, जैसे कोई बुक्स हैं, कोई पेंटिंग्स हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उस तरीके का अगर कोई कैपिटल एसेट है और वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारी इस तरीके की जो पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, आर्कियोलॉजिकल उसका रेलेवेंस का सामान होता है, कोई बुक्स हैं, कोई बहुत पुरानी किताबें मिल गई जिसका बहुत रेलेवेंस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनको वो म्यूज़ियम में रखना चाहते होते हैं। तो जब कोई भी ऐसा वर्क ऑफ आर्ट किसी को देता है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, ना ही उस ट्रांसफ़र पे, क्योंकि जब ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर स्टॉक का कन्वर्जन होता है, कैसे कन्वर्जन होगा? देखिए, अगर आपके पास डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक्स हैं एक कंपनी के, और उसके बदले में कंपनी आपको दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक दे देती है, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। एक्चुअली होता क्या है, सपोज ए कंपनी है, ए कंपनी अपने ही कंपनी के आपसे कुछ डिबेंचर्स लेकर, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनसे डिबेंचर्स लेकर अपनी ही कंपनी के नए डिबेंचर्स आपको दे देती है, तब तो उसको हम ट्रांसफ़र ही नहीं मानते। क्योंकि इसमें क्या हुआ, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिए, उसके बदले क्या किया, मान लो डिबेंचर्स ले लिए, उसके बदले उसी कंपनी की उतनी वैल्यू के आपको शेयर्स दे दिए गए।
ठीक है, तब तो इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते। पर अगर वो कंपनी ए कंपनी के लेके बी कंपनी के देगी तब ट्रांसफ़र माना जाएगा। यहाँ पे शर्त क्या है, कंपनी सेम रहनी चाहिए। अगर आपसे एक ही कंपनी के डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक लेके उसी कंपनी के कोई नए तरीके के डिबेंचर्स दे दिए गए, शेयर्स दे दिए गए, तो इस तरीके का जो कन्वर्जन होता है जो कंपनी करती है उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। बहुत सिंपल पॉइंट है ये। अगर एक कंपनी है, उसने अपने शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स से डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स लिए और उसके बदले में शेयर्स या डिबेंचर्स दे दिए, इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। अब आ जाता है पॉइंट नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय फॉरेन अमालगमेटेड कंपनी टू फॉरेन अमालगमेटेड कंपनी। एक्चुअली ये क्या है, अमालगमेशन हो रहा है। एक कंपनी, अमालगमेशन में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे में जाके अमालगमेट हो जाती है। जो कंपनी दूसरे में जाके मिल रही है, अमालगमेट हो रही है, उसको कहते हैं अमालगमेटिंग कंपनी, और दूसरी होती है अमालगमेटेड कंपनी। अब इसमें क्या है, सिंपल अमालगमेशन तो हम पढ़ चुके हैं। अगर अमालगमेशन में सपोज़ एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, दोनों फॉरेन कंपनीज़ हैं, ये ए कंपनी बी कंपनी में मिलने जा रही है, ये बी बनेगी अमालगमेटेड कंपनी और ए बनेगी अमालगमेटिंग कंपनी। मैंने आपको बताया था ए के पास जितने भी जो ये ट्रांसफ़र है इसको ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाएगा। अगर कैपिटल एसेट ए के बी को ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं उसको हम ट्रांसफ़र ही नहीं मानते, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। पर सपोज़ ये दोनों फॉरेन कंपनीज़ हैं और जो कंपनी दूसरे में अमालगमेट होने जा रही है उसके पास कोई किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, क्योंकि अब ये ए कंपनी तो बी में अमालगमेट होने जा रही है, पर इस कंपनी के पास शेयर्स हैं किसके, एक इंडियन कंपनी के। अब इस केस में क्या होगा, जो वो इंडियन कंपनी के शेयर्स इसके पास हैं जो अब अमालगमेट होने जा रही है किसमें, एक बी कंपनी में, इसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। शर्तें क्या हैं, जब जिस कंपनी, द कंट्री इन विच फॉरेन अमालगमेटिंग कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड डज नॉट इम्पोज टैक्स ऑन सच ट्रांजैक्शन। जिस कंट्री में ये फॉरेन अमालगमेटिंग कंपनी, ये फॉरेन की कंपनी है ना, इंडिया की कंपनी तो है नहीं, जहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनाई गई थी, वहाँ पर इस तरीके के ट्रांजैक्शंस पे कोई टैक्स ना लगता हो तो आज भी इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। दूसरी शर्त, कम से कम 25% जो शेयर होल्डर हैं अमालगमेटिंग कंपनी के, मतलब ए कंपनी के, वो बी कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे, तब इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। देखो ये एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है हमारे नॉर्मल अमालगमेशन का। नॉर्मल में क्या हो रहा था, ए कंपनी बी में जाके अमालगमेट हो रही है, उसके कैपिटल एसेट बी के बन गए, नो प्रॉब्लम, हमने कहा इसको ट्रांसफ़र नहीं मानना। पर अगर ए, दोनों फॉरेन कंपनीज़ हैं, ए भी फॉरेन कंपनी है, बी भी फॉरेन कंपनी है, और ए के पास किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, अब डेफिनेट सी बात है ये जो इसके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं ये भी यहाँ जा रहे हैं, तो इसका अब क्या करना है, दो शर्तें। अगर इसको ट्रांसफ़र नहीं मानना, जिस कंट्री में ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वहाँ पर इस तरीके के ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स ना लगता हो, और नंबर 2, जो ए कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको बी कंपनी में एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर्स को बी कंपनी के शेयर्स मिले। अगर ऐसा होता है तो इस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है एनी ट्रांसफ़र ऑफ लैंड बाय अ सिक कंपनी। अगर एक सिक कंपनी लैंड को ट्रांसफ़र करती है आफ्टर इट बिकेम सिक एंड बिफोर इट इज़ रिवाइव, ठीक है, अगर वो ट्रांसफ़र कर देती है लैंड को, उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। पॉइंट नंबर 11 है वेयर अ फर्म इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी। एक्चुअली ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों एक जैसे हैं, पॉइंट नंबर 11 और 12। इसमें क्या होता है, जैसे जब कोई स्मॉल लेवल पे बिजनेस शुरू करता है तो वो बिजनेस शुरू करता है सोल प्रोप्राइटर की तरह या पार्टनरशिप फर्म की तरह, ठीक है। अब जो सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, उसने बिज़नेस शुरू करा, कई बार वो कहते हैं कि हम अपने बिज़नेस को ना कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो काम सेम है, वो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है। वेयर अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज सक्सीडेड बाय अ कंपनी, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस फर्म सेल इट्स असेट्स टू द कंपनी। तो वो जो असेट्स थे सोल प्रोप्राइटर के या फर्म के, वो सारे के सारे किसके पास चले गए, कंपनी के पास चले गए, इसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। उसकी कुछ एक कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस हैं इसकी, बेसिकली कंडीशंस ये होती हैं कि जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, वो सेम बिज़नेस चलाए जो सोल प्रोप्राइटरशिप और फर्म, पार्टनरशिप फर्म चला रही थी, उनका बिज़नेस सेम रहना चाहिए। और एक और कंडीशन होती है, तो अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो अगर फर्म को सक्सीड कर रही है कंपनी या सोल प्रोप्राइटर को सक्सीड कर रही है कंपनी, तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 क्या है? एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर बाय द डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग इंडियन कंपनी। जब डीमर्जर होता है, अब डीमर्जर क्या होता है? डीमर्जर मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक कंपनी है, ए कंपनी की सपोज 3 यूनिट्स चल रही हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, और ए कंपनी है बी कंपनी। अब जो यूनिट 1 है, ए कंपनी चाहती है कि वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और बी कंपनी कहती है ये यूनिट आप मुझे दे दो, ठीक है, ये यूनिट 1। अब इन्होंने ये यूनिट इनको दे दी, तो ये डीमर्जर है। ये कंपनी ने इस यूनिट को इधर दे दिया, डीमर्ज कर दिया, और ये है रिजल्टिंग कंपनी। तो 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, एक हम करते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, एक हम यूज़ करते हैं रिजल्टिंग कंपनी। बी कंपनी एक रिजल्टिंग कंपनी है और ए कंपनी एक डीमर्ज्ड कंपनी है। तो जब डीमर्जर होता है, जब एक कंपनी अपनी किसी यूनिट को उठा के दूसरी कंपनी में दे देती है और कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है इस डीमर्जर में, फ्रॉम डीमर्ज्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। तो डीमर्जर में ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी से यूनिट जाके दूसरी कंपनी में जा रही है, कैपिटल एसेट्स भी जाएंगे उसके साथ साथ, उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, पॉइंट नंबर हम 14। ये भी डीमर्जर का ही है। व्हेन द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी, जो कंपनी डीमर्ज हो रही है, एक नई कंपनी बनेगी, तो जो डीमर्ज कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं टू रिजल्टिंग कंपनी एट द टाइम ऑफ डीमर्जर, रिजल्टिंग कंपनी अपने शेयर, एक्चुअली क्या होता है, सपोज ए कंपनी है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ए कंपनी है, ए कंपनी सपोज उसके 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये 1 2 3, और ये यूनिट 1 को डीमर्ज कर रहे हैं, और ये डीमर्ज करके कहाँ जा रही है? बी कंपनी की ये यूनिट बन रही है, बी कंपनी इज रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। तो अगर जो इनके पास शेयर्स हैं डीमर्ज्ड कंपनी के, कंपनी ए के, उसके बदले में इनको कंपनी बी के शेयर्स मिल जाते हैं, तो वो ट्रांसफ़र को भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15, 16 एंड 17। पॉइंट नंबर 15 क्या है? इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, जब बिजनेस रीऑर्गेनाइज होता है और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने कैपिटल एसेट्स किसी सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफ़र करता है, उसको भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट नंबर 16। जब एक बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अगर कोऑपरेटिव बैंक के जो शेयर होल्डर्स हैं तो वो ट्रांसफ़र करें अपने शेयर्स, डेफिनेट सी बात है, जब बिज़नेस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सक्सेसर बैंक बन रहा है, तो उसके बदले उनको नई बैंक के शेयर्स मिल रहे हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ऐसे ही लास्ट पॉइंट है, वेयर एन इंडिविजुअल रिडीम्स एनी गोल्ड बॉन्ड्स ओरिजिनली इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इशूड गोल्ड बॉन्ड्स को अगर कोई रिडीम करता है, उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, और जिनको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता तो इन पे होने वाला कोई भी कैपिटल गेन, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये ट्रांसफ़र की डेफिनेशन से ही दूर है।